हेलो साथियों, मैं पंकज वैष्णव आप सभी का स्वागत करता हूं। आज की क्लास में हम समझ रहे हैं 10th क्लास के सामाजिक विज्ञान सब्जेक्ट को। चैप्टर चल रहा है अपना चैप्टर नंबर 26, जिसका नाम है अर्थव्यवस्था के स्वरूप। इसके 4 भाग हम ऑलरेडी देख चुके हैं। आज की क्लास में हम इसका 5वां भाग समझने वाले हैं। तो शुरुआत करते हैं आज की क्लास को और समझते हैं भारत में नियोजन। नियोजन का मतलब क्या है, आसान भाषा में हम समझे तो प्लानिंग को ही बोला जाता है नियोजन। कोई भी काम करना है आपको, तो आप उसे सही तरीके से करना चाहते हैं और उसके लक्ष्यों को प्राप्त करना चाहते हैं, तो हमें प्लानिंग करनी होती है, हमें नियोजन करना होता है। तो मानव अपने समय, अपने टाइम के अनुसार अपने धन और अन्य संसाधनों का प्रयोग इस प्रकार करना चाहता है कि सीमित संसाधनों से उसके कार्य ठीक से पूरे हो जाएं। कोई भी इंसान जो है वो अपने समय का, अपने टाइम का, अपने धन, अपने पैसे का और उसके पास जो भी संसाधन होते हैं वो उसका उपयोग इस तरह से करना चाहता है ताकि वो अपने सीमित संसाधनों का उपयोग करके भी अपना कार्य पूरी तरीके से कर पाए। तो नियोजन एक ऐसी तकनीक है जिसके द्वारा उपलब्ध संसाधनों को आवश्यकता अनुसार उपयोग करके एक देश अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने का प्रयत्न करता है। तो नियोजन क्या है? कोई भी देश या कोई भी व्यक्ति, कोई भी समाज, उसके पास जो भी संसाधन है उसका सही तरीके से सोच समझकर यूज करे, आवश्यकता अनुसार यूज करे, ताकि उसके जो लक्ष्य बनाए हैं उसने वो पूरे हो सके। तो वर्तमान परिस्थितियों को ध्यान में रखकर किसी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए भविष्य की रूपरेखा तैयार करने के लिए आवश्यक क्रियाकलापों के बारे में चिंतन करना ही क्या कहलाता है? नियोजन कहलाता है। क्या मतलब हुआ इसका कि आप वर्तमान परिस्थितियों को ध्यान में रखो कि अच्छा हमारे पास अभी क्या है, हम किस जगह पर है, साथ ही हमने जो लक्ष्य तय किया है रास्ता कितना लंबा है और बीच बीच में किन किन चीजों की जरूरत पड़ेगी, हम उसका अनुपात तय करके उन संसाधनों का यूज करें और अपनी लक्ष्यों की प्राप्ति का प्रयत्न करें। उसे ही क्या कहा जाता है? नियोजन कहा जाता है। इसमें पहले लक्ष्य एवं उद्देश्य निर्धारित किए जाते हैं। अब नियोजन करने के भी मुख्य रूप से 3 स्टेप्स हैं। सबसे पहले क्या, आप क्या पाना चाहते हो, क्या उद्देश्य है, क्या लक्ष्य है, वो आप तय कर लो। उसके बाद आपके पास उपलब्ध संसाधनों का अनुमान लगाना है। दूसरे स्टेप में क्या करना है? अच्छा, लक्ष्य हमने, उद्देश्य तय कर लिया, अब हमारे पास संसाधन क्या है, हमारे पास उपलब्ध संसाधनों का हमें अनुमान लगाना है। इसके बाद तीसरा स्टेप, उन संसाधनों का, हमारे पास जो उपलब्ध संसाधन है उसका विभिन्न लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु उचित आवंटन किया जाना है। लक्ष्य ये रहा, संसाधन ये रहे, अब इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हम इन संसाधनों को किस अनुपात में यूज करेंगे, कैसे यूज करेंगे, हमें वो तय करना है। तो ये नियोजन के मुख्य रूप से 3 स्टेप हो गए। प्रतिस्पर्धा यानी कंपटीशन, प्रौद्योगिकी यानी टेक्नोलॉजी, सरकारी नीति, सरकार जो नीतियां बनाती है, आर्थिक क्रियाओं, श्रम पूर्ति, लेबर कितना मिलेगा, कच्चा माल, तथा सामाजिक मूल्यों और मान्यताओं में होने वाले परिवर्तनों के कारण आधुनिक व्यवसाय का स्वरूप ज्यादा जटिल हो गया है। इन सब चीजों के कारण, कंपटीशन के कारण, टेक्नोलॉजी के कारण, सरकार जो नीतियां बनाती है उसके कारण, आर्थिक क्रियाएं, अलग अलग आर्थिक क्रियाओं के कारण, श्रम की पूर्ति, लेबर की पूर्ति कैसे होगी, लेबर प्राथमिक से द्वितीयक, द्वितीयक से तृतीयक क्रियाओं में चली जाती है समय के साथ, कच्चा माल मिलेगा कि नहीं मिलेगा, कैसा मिलेगा, तथा सामाजिक मूल्य और मान्यताओं में, इन सब चीजों में लगातार परिवर्तन हो रहा है। इसीलिए आधुनिक समय में आधुनिक व्यवसाय का स्वरूप बहुत ज्यादा जटिल हो गया है। तो ऐसे परिवर्तनशील वातावरण में बहुत ज्यादा ये चेंजेस हो रहे हैं, उसमें नियोजन के आधार पर ही व्यावसायिक सफलता की आशा की जा सकती है। तो ऐसे परिवर्तनशील समय में, ऐसी परिवर्तनशील कंडीशन में आपको व्यावसायिक सफलता चाहिए, कोई उद्देश्य की पूर्ति करनी है आपको, तो सबसे बड़ा रोल किसका आएगा? नियोजन का, प्लानिंग का, कि अच्छा इन संसाधनों में इस तरह के परिवर्तन हो रहे हैं, तो मुझे इन संसाधनों में किस प्रकार का आवंटन करना है। आर्थिक नियोजन की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण निर्णय केंद्रीय प्राधिकार के द्वारा लिया जाता है। अगर एक राष्ट्र की बात की जाए, मुख्य रूप से भारत की बात की जाए, तो ये जो नियोजन की प्रक्रिया है वो मुख्य रूप से एक सेंट्रल अथॉरिटी, एक केंद्रीय प्राधिकार के द्वारा किए जाते हैं कि हम कैसे कैसे प्लानिंग करेंगे, कैसे कैसे अपने उद्देश्य की प्राप्ति करेंगे। अर्थव्यवस्था की गति क्या होगी, दिशा क्या होगी, उसका प्रबंधन कैसे करेंगे, मैनेजमेंट कैसे करेंगे और उसका निर्धारण कैसे करेंगे, ये केंद्रीय प्राधिकार द्वारा ही तय किया जाता है। राष्ट्रीय स्तर पर आर्थिक नियोजन की तकनीक सबसे पहले सोवियत संघ द्वारा
अपनाई गई थी कि देश के स्तर पर कोई उद्देश्य की प्राप्ति करनी है तो हम ऐसे ऐसे नियोजन करेंगे। ये सबसे पहले ये टेक्निक किसके द्वारा अपनाई गई? सोवियत संघ। हालांकि अब सोवियत संघ नहीं है और 1990 के दशक के आसपास सोवियत संघ का विघटन हो गया था और सोवियत संघ आज हमें रूस के रूप में दिखता है। रूस इसका सबसे बड़ा देश है। तो ये नेशनल लेवल पर, राष्ट्रीय स्तर पर नियोजन की तकनीक सबसे पहले किसके द्वारा? सोवियत संघ द्वारा अपनाई गई थी। ये हमें चीज याद रखनी है। 1930 से 1940 ईस्वी के दशक में, मतलब आजादी से करीब करीब 10 साल पहले वाले दशक में, भारत के विभिन्न विद्वानों ने नियोजन हेतु अनेक प्रस्ताव रखे। अलग अलग विद्वानों ने, अलग अलग भारतीय विद्वानों ने भारत में किस तरह से प्लानिंग की जानी चाहिए, कैसे नियोजन किया जाना चाहिए, उसके लिए बहुत सारे प्रस्ताव रखे 1930 से 1940 के बीच में, तथा इसके द्वारा विकास का मार्ग अपनाने का समर्थन किया कि हमें अगर विकास करना है, अपने उद्देश्य की प्राप्ति करनी है तो हमें नियोजन करना ही पड़ेगा। तो भारत में आर्थिक नियोजन का प्रथम प्रयास 1934 में, 1930 से 1940 के मध्य 1934 में सर एम विश्वेश्वरैया द्वारा किया गया था। तो यह चीज आपको याद होनी चाहिए कि भारत में आर्थिक विकास करने के लिए आर्थिक नियोजन का सबसे पहला प्रयास किसके द्वारा किया गया और कब किया गया? 1934 में किया गया और सर एम विश्वेश्वरैया द्वारा किया गया। स्वतंत्रता के बाद, ये तो थी स्वतंत्रता से पहले की बात, 1947 से पहले की बात। स्वतंत्रता के बाद क्या हुआ? पंचवर्षीय योजनाओं के निर्माण हेतु भारत सरकार ने मार्च 1950 में योजना आयोग की स्थापना की। आजादी के बाद भारत सरकार ने सोचा कि अच्छा, हमें नियोजन तो करना ही करना पड़ेगा, प्लानिंग करनी ही करनी पड़ेगी, तो इसके लिए हम एक अलग से संस्था ही बना देते हैं। उसको बोला गया योजना आयोग। कब बनाई गई है? मार्च 1950 में, आजादी के करीब करीब 3 साल बाद। इसका मुख्य कार्य क्या है? देश के संसाधनों का आकलन करके उन्हें बढ़ाना, संसाधन देखना कि भारत में किस किस प्रकार के संसाधन है, उसका आकलन करके फिर उसे हम बढ़ाएंगे, तथा संसाधनों को प्रभावी एवं संतुलित उपयोग के लिए योजना बनाना कि इन संसाधनों को हम किस तरीके से, सही तरीके से, प्रभावी तरीके से यूज कर सके, उसके लिए प्लानिंग बनाना ताकि देश अपने उद्देश्यों की प्राप्ति कर सके। तो अगस्त 1952 में, ये तो थी मार्च 1950 की बात, इसके लगभग 2 साल बाद अगस्त 1952 में भारत सरकार ने ही राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना की। ये था योजना आयोग, अब वापस बनाया जाएगा राष्ट्रीय विकास परिषद। अब इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? भारत के राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को योजना निर्माण और क्रियान्वयन में शामिल करना। योजना आयोग बनाई गई कि हम प्लानिंग करेंगे, संसाधनों का सही तरीके से यूज करेंगे। अब राज्यों को और केंद्र शासित प्रदेशों को भी योजना के प्रोसेस में ऐड करना कि वो भी पार्टिसिपेट कर सके, उसके लिए एक राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना की गई। कब? अगस्त 1952 में। किसके द्वारा? भारत सरकार द्वारा। एक प्रकार से नियोजन क्रिया का एक विकेंद्रीकरण करना था। विकेंद्रीकरण मतलब क्या होता है? एक होता है केंद्रीकरण, मतलब एक सेंट्रल अथॉरिटी, कोई एक केंद्रीय प्राधिकारी सारे योजना के कामकाज करेगा, और विकेंद्रीकरण मतलब कि जो राज्य स्तर है, जिला स्तर है, ग्रामीण स्तर है, ये लोग भी योजना के प्रोसेस में भाग ले सके, इसे बोला जाता है विकेंद्रीकरण। तो इस प्रकार राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना द्वारा भारत सरकार ने सोचा कि योजना, ये जो प्लानिंग बनाने का काम है, प्लानिंग करने का काम है, उसका विकेंद्रीकरण होना चाहिए। तो देखते हैं भारत में आर्थिक नियोजन के मुख्य उद्देश्य क्या है। देखा हमने अभी कि स्वतंत्रता से पहले देखे गए सपनों को साकार करने में नियोजन का मार्ग अपनाया गया। स्वतंत्रता प्राप्ति से पहले हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने, लगभग सभी लोगों ने सोचा कि आज़ादी मिलने के बाद देश किस दिशा में आगे बढ़ना चाहिए, हमारे लक्ष्य क्या क्या है, तब से ही ये सपना देखना शुरू हो गया था। तो प्रत्येक पंचवर्षीय योजना में अनेक महत्वपूर्ण लक्ष्यों का निर्धारण करके उनको पूरा करने का प्रयास किया गया। अब ये जो योजना आयोग है, इसके द्वारा पंचवर्षीय योजना, आपने नाम सुना होगा, हर 5-5 साल में एक योजना बनाई जाती थी जिन्हें बोला गया पंचवर्षीय योजना। तो इस हर पंचवर्षीय योजना में अलग अलग लक्ष्य थे। किसी पंचवर्षीय योजना में कोई लक्ष्य होगा कि हम खेती को आगे बढ़ाएंगे, कोई दूसरी पंचवर्षीय योजना में बोला कि हम उद्योगों को आगे बढ़ाएंगे, किसी पंचवर्षीय योजना में बोला कि हमारा मेन लक्ष्य जो है वो भूखमरी, गरीबी, बेरोजगारी, ये सारी चीजें। तो अलग अलग पंचवर्षीय योजना में अलग अलग लक्ष्य निर्धारित किया गया और उन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए
नियोजन के आधार पर कोशिश की गई। तो उद्देश्य क्या क्या है वो देख लेते हैं। पहला उद्देश्य है उपलब्ध संसाधनों का कुशलतम उपयोग करना और रोजगार के अवसरों का सृजन करना। अपने पास जो भी संसाधन है उसका हम बेस्ट उपयोग करें और उसकी वजह से रोजगार के नए नए अवसर बन सके। दूसरा है आर्थिक विकास के लक्ष्य को प्राप्त करना। देश आर्थिक विकास भी करना चाहता है, उस लक्ष्य को भी प्राप्त करना। गरीबी की समस्या को दूर करना, आय की असमानता को दूर करना कि लगभग सभी लोगों की आय में ज्यादा असमानता न हो, आय में समानता हो। सभी क्षेत्रों में आत्मनिर्भरता की प्राप्ति करना कि देश हर क्षेत्र में आत्मनिर्भर हो सके, यह भी एक भारत में नियोजन का उद्देश्य था। छठा है परंपरागत भारतीय अर्थव्यवस्था का आधुनिकीकरण करना। भारतीय अर्थव्यवस्था परंपरागत ढांचे पे चल रही थी तो उसको दूसरे देशों के साथ जोड़ना और आधुनिकीकरण करना। शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार करके सामाजिक स्तर को सुधारना। लोग ज्यादा साक्षर हो सके, साक्षरता का प्रतिशत बढ़ सके, लोग ज्यादा स्वस्थ हो सके, उनकी जीवन प्रत्याशा बढ़ सके, इसके लिए कोशिशें करना। आर्थिक स्थिरता प्राप्त करना, आर्थिक क्षेत्र में ज्यादा अस्थिर न हो इसके लिए प्रयत्न करना, आर्थिक स्थिति के लिए कोशिश करना। ग्रामीण विकास, सामाजिक एवं सामुदायिक सेवाओं का विस्तार करना, साथ ही क्षेत्रीय असमानताओं को दूर करना। यह क्षेत्रीय असमानता मतलब इसको एग्जांपल से ऐसे समझिए कि मान लीजिए कि महाराष्ट्र जो है वो बहुत ज्यादा विकसित है और बिहार बहुत ही कम विकसित है, तो ये क्या हो गई क्षेत्रीय असमानता। एक क्षेत्र तो बहुत ज्यादा विकसित है और दूसरा क्षेत्र विकास के मामले में बहुत पीछे है। तो इस प्रकार की असमानता को दूर करना नियोजन के माध्यम से। तो ये थे अपने आर्थिक नियोजन के भारत में क्या क्या उद्देश्य है। तो आज की क्लास को हम यही थामेंगे। आपको करना क्या है, आज जो भी चीजें पढ़ी है वो आज ही रिवाइज कर डालो ताकि लंबे समय तक आपके दिमाग में बनी रह सके। आशा है कि आज की क्लास आपको समझ में आई होगी। आज की क्लास से जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।